वो भी इनकी तरह बड़बोलापन है, कैसे ऐसा नहीं लगता वो जाट हैं और हरियाणा के रहने वाले, वो बिल्कुल इस तरह की भाषा बोलते हैं। अगर जाट सा नहीं लगता तो और ज़्यादा समस्या खड़ी हो जाती है, जैसे धनखड़ के साथ है ना। हमारे जाट भाई जो है ना, इसको फिर वो नकली करार देते हैं। जी जी जी। वो जाट से एक अपेक्षा करते हैं कि उसमें एक साफ कोई है, स्पष्टवादिता है, हाँ। फिल्टर नहीं है गले में, और बहुत शातिरपूर्ण व्यवहार नहीं करता, जो है सो है। और जब इससे अलग हटके बात करते हैं ना, मैं तो बहुत पूरी लंबी चौड़ी फहरिस्त मेरे पास है, मैंने देखा है कि ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं किया गया। एक आध बार गलती से कर लिया तो लोग पछताए। तो वो ये जाट कैंडिडेट से ये आशा की जाती कि वो जो ओरिजिनलिटी है उसकी वो बनी रहनी चाहिए जी। और जैसे ये ओरिजिनलिटी ना कैप्टन अभिमन्यु में है, ना ये रणदीप सुरजेवाला में है, ना इसमें महिपाल ढांडा में है, इनमें नहीं है, ओरिजिनलिटी नहीं है। वही मैं बता रहा हूँ, जाट कम्युनिटी अपने आदर्श में किसको देखती? चौधरी छोटू राम, वीरेंद्र सिंह में है, चौधरी देवीलाल जी, है ना। वो कैसे लोग थे जी, बिल्कुल। और उनसे कहीं तो मिलता हो ना आदमी। और जो सिर्फ नकली बात कर रहे हैं, ड्रामाबाजी कर रहे हैं, इस तरह की, उनको लोग पहचान। पिछला जो चुनाव था ना सर जी, ये सारे मंत्री हार गए थे मैक्सिमम। इस बार किन मंत्रियों को ठीक पोजीशन में देख रहे हैं आप नायब सैनी सरकार के? बाकी अब हार जाएंगे। और अभय चौटाला का चुनाव कैसा देख रहे हो? अभय चौटाला को भी जो सूचनाएं मेरे पास आ रही हैं वो भी मुझे लग रहा है इलेक्शन बलराम दांगी और बलराज कुंडू के बीच में ही है सारा का सारा। और मेरी सूचना और मेरी समझ ये कह रही है कि वहाँ से कांग्रेस सीट निकाल लेगी। 8 तारीख को रोहतक के डी पार्क पे कैसा माहौल देखने की अपेक्षा करें? हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? तो डी पार्क पे तो माहौल आज भी बना रहा है पूरे दिन। हाँ जी, लोग सिर्फ बधाई देने जा रहे हैं और नंबर बड़ी देर से आ रहा है। बिल्कुल। तो वो माहौल तो बना हुआ है, तो मुझे लगता है शायद कंटिन्यू करेंगे। और दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, क्या संभावना है आपकी? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त करमपाल और मेरे साथ हैं डॉक्टर सतीश त्यागी जी। हरियाणा की राजनीति को बहुत बारीकी से जानते हैं, तो बात करेंगे कि जो हरियाणा में चुनाव संपन्न हुए हैं, सभी एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। तो किस तरह की सरकार होगी, किन मुद्दों पर लोगों ने वोट डाला, नई सरकार से लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं, जो वादे किए गए थे कैसे पूरे हो पाएंगे, इन मुद्दों पर बात करेंगे। आप अपने कमेंट्स लिखना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बात करते हैं जी। डॉक्टर साहब नमस्ते। जी नमस्कार। ठीक हो? सारे एग्जिट पोल में नई कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है। हाँ, सारा देश चिल्ला रहा है जी, और हरियाणा की दीवार चीख के कह रही है कांग्रेस की सरकार आ रही है जी। लेकिन जो मुख्यमंत्री हैं काम चलाओ, उनका कॉन्फिडेंस दूसरी किस्म का है, नेक्स्ट लेवल जी। वो कह रहे हैं कि हमने सरकार बनाने की सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं। चिंता मत करिए सर इनेलो और जेजेपी का सर विकल्प खुला है एक तरह से। सीटें अगर जो आंकड़ा है 46 का नहीं पहुंच पाए तो जेजेपी और इनेलो का विकल्प खुला है। इंडिपेंडेंट है, सब बात बताएंगे आपको 8 तारीख के बाद, बिल्कुल आप सबको बुलाएंगे, चाय भी पिएंगे। नहीं सर, अगर गठबंधन की जरूरत पड़ी तो क्या साथ दिया जाएगा? ये समर्थन लिया जाएगा? मैंने कहा है कि अभी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार, क्योंकि उन्हें विश्वास है पूरा, जब जरूरत पड़ेगी तो फिर विचार करेंगे ना, व्यवस्थाएं सारी है हमारे पास। और उनके मुताबिक वो सरकार बनाने जा रहे हैं। एग्जिट पोल को वो झुटला रहे हैं पूरी तरीके से। और वैसे ये स्वाभाविक सी बात है, जिस दल के खिलाफ जा रहा होता है वो उसको खारिज करता है, और जिसके पक्ष में जा रहा होता है वो उसकी हिमायत करता है। एक सर मेरे पास आज सवेरे एक आदमी ने एक खबर की कटिंग भेजी। वो खबर की कटिंग सोनीपत से रिलेटेड थी। उसमें मतगणना तो कहीं एक जगह दिखा रही थी और उनकी जो घोषणा होगी रिजल्ट वो डीसी ऑफिस में की जाएगी। उसने सवाल उठाया कि मतगणना कहीं, रिजल्ट कहीं डिक्लेयर किया जाएगा, इसके पीछे की क्या मंशा है? इसमें तो हमें ज़्यादा डाउटफुल नहीं होना चाहिए। प्रशासन का काम है, चुनाव आयोग का, और ये उम्मीद करनी चाहिए कि वो ईमानदारी से काम करेगा अपना और कोई गड़बड़ नहीं होगी। लेकिन हुआ क्या है कि पिछले 10 साल में सबसे बड़ी समस्या यही हुई कि इंस्टीट्यूशन डाउटफुल हो गए हैं जी। आज भी बात कर रहे हैं, एक हेडिंग में पढ़ रहा था कि मोदी मशीन और राजीव कुमार मतलब चुनाव आयुक्त जो, तो उन तक पे डाउट किया जा रहा है। और इस डाउट को क्रिएट करने में भाजपा का सबसे बड़ा हाथ है। बिल्कुल।
10 साल पहले जो हमने चुनाव देखे उनमें इस तरह की बातें कभी होती नहीं थी। गड़बड़ सिर्फ एक होती थी TN सेशन के आने से पहले कि बूथ कैप्चरिंग होती थी जी, बट और किसी तरह की गड़बड़ की आशंका वहाँ थी नहीं। लेकिन जब से भाजपा आई है तब से सबसे पहले EVM मशीन पर डाउट हुआ जी, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, लेकिन उन पर शक की उंगली उठी। बार बार जिस तरीके से सरकार गिराई गई और उनसे एक भ्रम फैला कि कहीं ना कहीं सरकार जो है बड़ी डेस्परेट है अपनी सरकार बनाने के लिए जी, और वो विपक्ष को कुचलना चाहती है उस तरीके से। तीसरी बार अब जैसे अभी लेटेस्ट हरियाणा में आपने देखा कि 4 राज्यों के साथ चुनाव होने थे लेकिन 2 के अलग से कराए, उससे भी एक शक पैदा हुआ। अब ये बार बार कहते थे कि लोग बिना मतलब विपक्ष सवाल उठा रहा है, लेकिन आधार तो आप ही दे रहे हैं ना उनको शक करने के। अदरवाइज जो स्थापित परंपरा है उसके अनुसार आप चुनाव कराइए, इस पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी जम्मू कश्मीर का उदाहरण देख लीजिए, वहाँ एक प्रावधान है वहाँ की 5 सदस्यीय MLA अपॉइंट करने होते हैं, लेकिन वो करने कब होते हैं जब विधानसभा का गठन हो चुका हो जी। तो वो 5 लोग जो LG है राज्यपाल है वो वहाँ पे अपॉइंट करता है, लेकिन सरकार ने पहले ही कर दिए। अभी विधानसभा गठित ही नहीं हुई तो आपने मेंबर कहाँ का बना दिया उनको। बिल्कुल, तो इस तरह का माहौल भारतीय जनता पार्टी बनाती है कि लोग उन पर शक करें, और वो नई सरकार की सिफारिश पर होने थे। हाँ, अब 2 उदाहरण मैं आपको हरियाणा में देता हूँ कि बहुत पहले तो एक JP दलाल का बयान आया था कि आप बना लो सरकार, बन भी जाएगी तो हमारे ऊपर वाले 6 महीने नहीं चलने देंगे। बिल्कुल। नंबर 2, आज जो नायब सिंह सैनी ने कहा है कि हमने सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं सरकार बनाने की, ये व्यवस्थाएं क्या हैं? जब सारा हरियाणा तमाम चैनल्स और जो गोदी मीडिया के चैनल वो हिम्मत जुटा ही नहीं पा रहे कुछ भी कहने के, इनके पक्ष में नहीं बोल पा रहे हैं, तो ऐसे माहौल में जब सब कुछ इबारत बिल्कुल साफ लिखी है दीवारों पे, हर आदमी ये कह रहा है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, तो ये कॉन्फिडेंस आप में कहाँ से आ रहा है कि हम सरकार बना लेंगे? इससे सवाल उठते हैं और वो लोगों को आपकी नीयत पर शक पैदा होता है। क्या लगता है अब जो प्रशासन है, मशीनरी है नई, और लोगों की इतनी उम्मीदें हैं, सब एग्जिट पोल है, मुझे नहीं लगता कोई हिम्मत इतनी कर पाएगा इस तरह गलत काम करने की। देखिए, कम से कम अब अधिकारी तो कोई गड़बड़ करेंगे नहीं जी, और मशीन में कोई गड़बड़ की आशंका इस बार होनी नहीं चाहिए। अच्छा, ये चीज़ भी यही फैलाते हैं इस तरह के, किसी एक राज्य में अगर विपक्ष की सरकार बन गई तो कहते साहब अब क्या हुआ EVM मशीन को जी। तो इनको दरअसल जो शातिर आदमी होता है, चोर आदमी होता है, वो हर बार नए तरीके से चोरी करता है और उसकी जो तरीके होते हैं वो बदलते रहते हैं, और वो ये भी इंश्योर करेगा कि शक ना जाए मुझ पर किसी तरीके। तो EVM मशीन पे चाहे वो कितनी सही हो और उनमें कोई गड़बड़ ना हो, लेकिन इस देश का आम मतदाता का बहुत बड़ा हिस्सा ये मान के चलता है कि मशीन में कहीं गड़बड़ है जी, चाहे हो या ना हो, लेकिन उसका शक है उसके। और अब अगर हरियाणा का चुनाव जो सर्वे आ रहे हैं और जो लोग कह रहे हैं, लोग तो वही है ना जो मतदान करके हैं, उसके विपरीत कहीं कुछ आता है तो जितनी आशंकाएं हैं और जो सवाल उठते हैं उस पर एक मोहर लग जाएगी वास्तव में कहीं गड़बड़ है। लेकिन बहुत ही चिंताजनक स्थिति है क्रमपाल जी कि हमारे देश में अगर चुनाव प्रणाली डाउटफुल हो जाएगी, संदिग्ध हो जाएगी, तो फिर जनमत का वोट देने का अर्थ ही क्या रह जाएगा। बिल्कुल, और जहाँ कांटे के मुकाबले हैं वहाँ लोगों में चर्चाएं हैं कि ऐसी सीटों पर कुछ भी हो सकता है। मूल प्रश्न वही है कि इस तरह के डाउट खड़े ही नहीं होने चाहिए। जैसे 2019 में रोहतक में लोकसभा चुनाव का परिणाम रात को 2-3 बजे जारी हुआ था। ये इस तरह की चीज़ें होती हैं सत्ताधारी दल, मैं ये नहीं कह रहा कि केवल भाजपा करती है, कांग्रेस ने भी अतीत में कुछ ऐसे विवादास्पद काम हुए हैं जिस पर उंगली उठी है। खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी देवीलाल का जो लास्ट इलेक्शन था उसको लेकर सवाल उठे हैं। बिल्कुल, उस समय शायद चौधरी बंसीलाल जी मुख्यमंत्री थी हैं। तो आदर्श स्थिति है कि इस तरह का सवाल नहीं उठना चाहिए कि आम मतदाता वो नहीं जानता इन मैनिपुलेशन। बिल्कुल, चलो, और जिस तरह से ये सर्वे एग्जिट पोल आए हैं और कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है, किस तरह की सरकार की कल्पना आप कर रहे हो? किस तरह की सरकार रहेगी? क्या चुनौतियां रहेंगी उसके आगे? देखिए, पहली तो बात यह है कि अगर पूर्ण बहुमत मिल रहा है तो सरकार किसी अन्य दल पर तो निर्भर होगी नहीं। बिल्कुल, और बहुमत की सरकार होगी तो वो निर्णय लेगी, मजबूती के साथ लेगी। और कांग्रेस पार्टी कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो सत्ता से जिसका साबका पहली बार पड़ रहा है। बिल्कुल, लंबा चौड़ा 60-70 साल का अनुभव उन लोगों को है। और अगर कांग्रेस की सरकार में भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बनते हैं तो अभी ताज़ा 10 साल का अनुभव उनके पास में है। तो सरकार तो मैं समझता हूँ कि स्मूथली चलेंगी जैसे सरकारें चलती हैं, लेकिन सरकार के कंधों पे जिम्मेवारी बहुत बड़ी है इस बार। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अब तक जो कांग्रेस की सरकारें रही हैं, अगर उन्होंने अपनी इस कार्यशैली में
बड़े रेडिकल चेंज नहीं करे, कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं किए, तो लोग उनको एक आखिरी मौका दे रहे हैं अगर मिल रहा है तो बिल्कुल। अब उन्हें सुधरना होगा। तो जो आरोप उन पर लगते रहते हैं, पहली बात तो नौकरियों को लेके जो भाजपा ने बहुत बड़ा इशू बनाया खर्ची पर्ची वाला, एक तो इनको ये सुनिश्चित करना होगा कि नौकरियां ईमानदारी से और पारदर्शिता से हों और मेरिट पे हों। नंबर 2, बेरोजगारी की समस्या का हल निकालना होगा, बड़े पैमाने पे कुछ रोजगार का सृजन करना होगा। दूसरे चैलेंजेस ये हैं जैसे कि बहुत बड़े बजट की जरूरत है ये गारंटियाँ पूरे करने के लिए, जैसे आपकी बुढ़ापा पेंशन और तमाम तरह की जो सोशल वेलफेयर स्कीम है, उसके लिए बहुत बड़ी अमाउंट में पैसा चाहिए और ऑलरेडी क्राइसिस हरियाणा में है, बिल्कुल कर्जा बहुत ज़्यादा है। तो ये चुनौतियां सरकार के सामने हैं। लेकिन मैं कई बार मुझे ओम प्रकाश चौटाला का ये बयान याद आता है जो वो कहा करते थे कि सरकार के खजाने कभी खाली नहीं होते, क्योंकि सरकार की ताकत होती जनता में। तो अगर सरकार इस कॉन्फिडेंस के साथ आ रही है तो वो इनसे पार पा लेगी। दूसरे ये भी है कि अगर लोग ये संभावना लगाए बैठे हैं कि बुढ़ापा पेंशन पहले महीने से 6,000 हो जाएगी, तो उनको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा कि ये सब चीज़ें हो सकता है 1.5 साल 2 साल भी लग जाए। स्टेप बाई स्टेप भी कर सकते हैं। 2000 जब 29 आएगा भी तब तक हम 6,000 कर देंगे। देखिए अगर सरकार, अगर जो भी मुख्यमंत्री आते हैं अगर वो मानते हैं कि हमने करना ही करना हर हालत में, तो उसके बहुत प्रावधान है। आप दुनिया भर के आप लोन इकट्ठा ले, वो इतना कर्जा है तो और ले लीजिए आप, बिल्कुल वर्ल्ड बैंक से ले लें, केंद्र सरकार तो नहीं देगी। इस सरकार के सामने एक जो बड़ी चुनौती ये है कि जो एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है भाजपा का, मोदी जी का, अमित शाह का, कि वो विपक्ष की सरकारों को आराम से चलने नहीं देते जी। आर्थिक स्तर पर अगर कोई वो प्रॉब्लम खड़ी करना चाहेंगे तो वो करेंगे, और ये तो दिल्ली के बिल्कुल नजदीक होगी। हाँ, तो ये खतरा हमेशा उन पर रहेगा, क्योंकि वो लोग, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हार को विनम्रता से स्वीकार नहीं करता। बिल्कुल। तो ये अब नई चैलेंजेस हैं इस तरह के। अब देखना होगा कि जो भी मुख्यमंत्री आएंगे, उनकी सरकार है, वो किस तरीके से प्रभावी ढंग से इन सारी चुनौतियों का सामना करती है। बिल्कुल, और यही करना होता है सरकार को। जी बिल्कुल। और एक सर, ये जो पोर्टलों का मुद्दा इस पूरे चुनाव के दौरान बहुत गर्मजोशी से उठा। बहुत सारे लोगों का कहना है कि पोर्टलों से कुछ करप्शन भी कम हुआ है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इन पोर्टलों से परेशानी बहुत बड़ी है। ऑनलाइन जो काम हुआ है उससे कहीं ना कहीं लोग करप्शन कम होने की बात करें, लेकिन जो ये पोर्टल थे, परिवार पहचान पत्र थे और प्रॉपर्टी आईडी थी, इससे बहुत पूरा आम आदमी बहुत परेशान रहा। क्या लगता है कि इन पे सरकार को क्या स्टैंड रहना चाहिए? देखिए, जब सरकार ने, भाजपा सरकार ने ये सारी चीज़ें शुरू की थी तो उनकी नीयत ठीक थी। टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन तो आपको गवर्नमेंट में करना पड़ता है, और ये भी एक स्थापित सत्य है कि टेक्नोलॉजी करप्शन को कम करती है, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देती है। तो ये कदम अच्छे हैं, और मैं इस हक में भी नहीं हूँ कि सरकार कहे कि हम इस पूरे प्रोसीजर को उल्टा कर देंगे। आप उसकी जो कमियां और खामियां हैं जिनको आप अपेक्षा करते रहो सरकार से, प्रशासन की, वो ठीक करे, तो अब जब आपकी सरकार आए तो आप उनको दुरुस्त कर रहे हैं। ये पीछे लौटने वाली जो दिशा है टेक्नोलॉजी की, ये हरियाणा के हित में रहेगी नहीं। इसकी कमियों को आप स्टडी कीजिए और उनको दूर कीजिए। उसमें सबसे बड़ी समस्या यही है कि ऑनलाइन में भी जो सेवाएं दे रहे हैं लोग मनुष्य के रूप में, वो करप्ट होने लगे हैं। उम्मीद ये की जाती है कि जहाँ ह्यूमन टच नहीं है वहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं होगा। तो इस क्षेत्र में बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। सरकार को आते ही कोई एक्सपर्ट्स कमेटी बनानी चाहिए जो इन समस्याएं, इनका अध्ययन करें डीपली, और टाइम बाउंड वो 100 दिन के भीतर अपनी अपनी रिपोर्ट दें कि हम चीज़ों को कैसे करेंगे। देखिए, हमें सब्सटेंशियल अमाउंट में चीज़ों को कम करना है जी। मैं नहीं कह रहा कि 100 लोगों का आपने ये जिम्मा उठाया तो 100 के 100 सही होंगे, लेकिन अगर उसमें 90-95% रिजल्ट आ रहा है तो वो भी ठीक है। तो सरकार के सामने चुनौतियाँ कई तरह की हैं। कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जहां सरकार को ज़्यादा काम करने की जरूरत है, और 10 साल के खट्टर सरकार के कौन से ऐसे सेक्टर मानते हो जहां उन्होंने बेहतर किया और बेहतर कर सकते हैं? देखिए, सरकार, ये जो डेवलपमेंट वाले काम होते हैं ना, ये ज़रूरत से पैदा होते हैं। जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं आप उसको क्यों ला के दोगे। आज हरियाणा मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से बहुत अच्छी कंफर्टेबल पोजीशन में है। सारे देश में सबसे अच्छा है। अच्छे रोड्स हैं, स्टेट हाईवेज बहुत अच्छे हैं, नेशनल हाईवेज बहुत अच्छे बन गए, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है। अब आपका ध्यान जो है वो क्वालिटी की ओर होना चाहिए कि आम आदमी को किस तरीके से वो गुणवत्तापूर्ण चीज़ें मिलें। दूसरी बड़ी चुनौती जो
मेरी समझ है वो है कि हमें शिक्षा के स्तर को सुधारना होगा। शिक्षा में भी जो स्किल जनरेशन है कि हमें कहीं से या तो अब निजी क्षेत्र से लोगों को लाएं और हमारा नौजवान जो है जिस भी स्किल को सीख रहा है उसका मास्टर होना चाहिए। ये नहीं कि वो जाके कंपनी में जॉब करने के बाद में वहाँ चीज़ों को सीखे और उसको निकाल दिया जाए। तो 21वीं शताब्दी के समाज की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने लायक कैलिबर हमारे युवाओं में हो, ये हमें इंश्योर करना पड़ेगा। नंबर 2 जो सबसे बड़ी बात राहुल गांधी ने भी उठाई थी कि जो हमारे यहाँ आपके अमेरिका वगैरह जा रहे हैं अवैध तरीकों से, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आप ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर सकते हो, उनकी कॉम्बिंग स्क्रीनिंग करके और आप इंश्योर कर सकते हो। या आप एक सरकारी मामले भी कौन लोग जाना चाहते हैं वो अप्लाई करें और उनको प्रॉपर तरीके से भिजवाएं। बिल्कुल, है ना। जैसे मान लिया उनका अंग्रेजी का टेस्ट होता है कई मुल्कों में, अब वो लोग नहीं कर पाते, कुछ बच्चों के पास सुविधा नहीं है दिल्ली वगैरह जाने की, अच्छे बड़े शहरों में। सरकार ये करे कि इस तरह के सेंटर्स यहाँ खोल ले जाएं, तो जो उनका अंग्रेजी वाली जो रेटिंग का सिस्टम है वो हमारे लोग पूरा कर दें। बिल्कुल, जगह की कमी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है। अब ये जो ना बिजली, सड़क, पानी, ये तमाम चीज़ें, इनमें क्वालिटी पैदा की जाए। और सबसे बड़ी समस्या है कि हमारा नौजवान वो खाली ना बैठे, उसकी स्किल, अब जैसे अंग्रेजी की डिमांड है, मैंने बात करी, तो फ्लुएंटली वो कैसे उस देश की लैंग्वेज को बोलें, वो एक्सेंट सिस्टम यहीं पर डेवलप किया जाए। तो जब बच्चा हर लिहाज से जाने के लिए तैयार होगा तो वो सही रास्ते से फिर जाएगा। बिल्कुल, और इससे एक बहुत बड़ी इनकम जनरेशन हमारे स्टेट को होगा कि वहाँ से जो पैसा वहाँ आता है यहाँ, और यहाँ के हालात सुधरेंगे। तो विदेश जाने के हम खिलाफ नहीं है, लेकिन इस डंकी सिस्टम को खत्म करना है, ड्रग्स को पूरी तरह खत्म करना, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। नशा बहुत बढ़ गया है। हाँ, और मैं बताऊं, अगर आप 2-4 बहुत अच्छी चीजें कर लें ना, बेरोजगारी से निपट ले, यहाँ कोई डिमांड ही नहीं करेगा बुढ़ापा पेंशन की। जी बिल्कुल, ये पैसा भी आप बचा लोगे। सही कह रहे हो आप। देखिए यहाँ दादा दादी जो है ना हमारे समाज की रचना, वो अपने पोते को खुश देखना चाहते हैं। जी जी, माँ बाप अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं। तो उस अमाउंट का आप, बल्कि उनको भरोसा होना चाहिए कि भाई हम आपको नहीं दे पा रहे हैं, कम दे पा रहे हैं, लेकिन हम आपके भविष्य को सुरक्षित कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। तो नए ढंग से सोचना होगा। आउट ऑफ प्रेम आप नहीं सोचोगे तो 5 साल खत्म होते देर नहीं लगती, पता नहीं चलता 5 साल कब गए। बिल्कुल। और पूरे हरियाणा से सारी रिपोर्ट आपके पास आ गई होंगी। 4-5 मेन सीटों पर थोड़ी चर्चा करेंगे। जी, लाडवा में क्या रिपोर्ट है? मुख्यमंत्री डाउटफुल हैं, उनको नहीं होना चाहिए था। हमें ये कहना चाहिए था आज कि कम से कम 30-40 हज़ार वोटों से वो जीत रहे हैं। और अगर हम ये चर्चा कर रहे हैं कि वो खुद ही डाउटफुल हैं, तो ये ना उनके लिए अच्छी खबर है, ना हम लोगों के लिए भी कोई बड़ी संतोषजनक बात नहीं है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री का हारना मुझे तो नहीं लगता हम लोग पसंद करेंगे। बिल्कुल, मेवा सिंह काफ़ी मजबूत पोजीशन में रुझान वहाँ दिख रहे हैं। हाँ, तो ये डाउटफुल तो है। और वो जिस आधार पर गए थे कि जाट नॉन जाट का चुनाव हो जाएगा, वहाँ इस तरह का चुनाव नहीं हुआ। लोगों ने जात धर्म से ऊपर उठ कर वोट डाले वहाँ। ये तो है, इस बार हरियाणा किसी और ही पेडेस्टल पर सोच रहे हैं। बिल्कुल, मैंने कई बार कहा है कि हरियाणा के समाज की विशेषता है कि वो राजनीति की कीमत पे समाज को नहीं तोड़ सकता कभी भी। बिल्कुल, उनको लिमिट पता है कि कहाँ तक हम जा सकते हैं और कहाँ खतरा उठ रहा है हमारे सोशल यूनिटी को, वहाँ से वो वापस कर जाते हैं। और ये चुनाव परिणामों ने बार बार सिद्ध किया, लोकसभा में भी हुआ है। यस। और अभय चौटाला का चुनाव कैसा देख रहे हो? अभय चौटाला को भी जो सूचनाएं मेरे पास आ रही हैं, वो भी कहते हैं कि फंसे हुए हैं। हाँ, उनके बेटे के बारे में ये जरूर चर्चा है कि वो अर्जुन सीट निकाल ले रानिया से। हाँ। तो 2 सीटें लोग मान के चल रहे हैं, उनकी और उनके पुत्र की। देखते हैं क्या। डबवाली और नरवाना भी चर्चाएं हैं, लेकिन वहाँ मुश्किल में फंसे हुए हैं, कांटा का मुकाबला। हाँ, बिल्कुल। और अनिल विज एक चेहरा है, अनिल विज को भी चित्रा सरवारा बहुत ज़बरदस्त टक्कर दे रही हैं। और 1-2 इंटरव्यूज़ मैंने देखे हैं, और चित्रा में बहुत बड़ा पोटेंशियल है जी, और बहुत गहरी राजनीतिक समझ है, बहुत अच्छा बोलती हैं, विषयों की समझ है, और अपने प्रतिद्वंदी के प्रति भी सम्मान रखना, इससे भी एक एडिशनल वोट मिलते हैं। बिल्कुल, कि आप अपने तथाकथित शत्रु या प्रतिद्वंदी के खिलाफ अगर बहुत आप सम्मान की दृष्टि से पेश आते हैं तो वो एक बहुत अच्छी समझी जाती बात, और चित्रा उस पैमाने पर खरा उतरती हैं। हो सकता है कि अनिल विज, अब आप समझ जाइए, दर्शक भी समझ गए। तो शाम का क्या लग रहा है भाई बहन? तो सामने भाई बहन में मेरी सूचना तो ये अनिरुद्ध के पक्ष में जा रही हैं चीज़ें। जी, अनिरुद्ध के पक्ष में। और इंद्रजीत की बेटी अटेली से आरती बहुत बड़े खतरे में है। उनका भी ये था कि बहुत बड़ी उनकी जीत होनी चाहिए थी जी, और राव इंद्रजीत लंबे समय से उनको प्रयास कर रहे थे राजनीति में स्थापित करने के, लेकिन सूचनाएं वहाँ से भी अच्छी नहीं आ रही हैं जी। और सिरसा में बहुत बड़ा बवाल भी हुआ चुनाव खत्म होते होते। गोपाल कांडा, गोकुल सेतिया, वहाँ एक बूथ के ऊपर शाम के 8 बजे तक वोटिंग हुई, 8 से भी देर तक, और काफ़ी फिर पुलिस को लाठियाँ बांधनी पड़ी। क्या रिपोर्ट
सिरसा की? देखिए, गोपाल और गोकुल दोनों ही महाभारत के पात्र से लग रहे हैं। कृष्ण लीला हो रही है जी। और दोनों ही धनवान लोग हैं। और गोकुल सेतिया धनवान भी है, लेकिन शायद उस स्तर का मैनिपुलेटर नहीं है जितने गोपाल कांडा है। तो उस सीट को येन केन प्रकार जीतने की कोशिश गोपाल कांडा कर रहे हैं। और ये कोशिश तभी की जाती है जब आदमी को लगता है कि मैं कहीं खतरे में हूँ। और बिल्कुल आपके रोहतक से सटा हुआ महम बड़ा बवाल हुआ दांगी के गांव में। बलराज कुंडू ने फाड़े हुए कपड़े दिखाए अपने, मेरे कपड़े फाड़े गए, मेरे पीए को पीटा। महम से क्या रिपोर्ट है? देखिए, उन्होंने कहा कि मेरे कपड़े फाड़े गए, और आनंद सिंह डांगी ने तभी थोड़ी देर बाद एक वीडियो हो गया कि बोले हाँ फटे होंगे, धक्का मुक्की हुई है। उन्होंने इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा मैं भी वहीं था जहाँ ये हुए हैं। तो इससे बलराज कुंडू के आरोपों की पुष्टि तो होती है, लेकिन जब आनंद सिंह डांगी ने खुद ही मान लिया कि चीज़ें हो रही हैं और हो इसलिए रही है कि उनको कहा गया था कि आप यहाँ से हट जाइए मशीन से, वो नहीं हट रहे थे, तो जस्टिफिकेशन भी दे दिया है। अब मुझे लग रहा है इलेक्शन बलराम दांगी और बलराज कुंडू के बीच में ही है सारा का सारा। और मेरी सूचना और मेरी समझ ये कह रही है कि वहाँ से कांग्रेस सीट निकाल लेगी। और पुराना जो रोहतक है, झज्जर सोनीपत रोहतक, यहाँ से कोई कांग्रेस की सीट लूज होती हुई दिख रही है आपको तीनों जिलों से? मुझे तो कोई खतरा नजर नहीं आ रहा। सोनीपत या गोहाना कहीं नहीं? और बहादुरगढ़? ना, मैं ये मान कर चल रहा हूँ रोहतक, झज्जर, सोनीपत की सभी सीटें जी कांग्रेस निकाल रही है। और दो नेताओं के बेटे, जयप्रकाश का बेटा विकास सहारण कलायत और आदित्य सुरजेवाला कैथल, यहाँ क्या रिपोर्ट्स? यहाँ की रिपोर्ट्स तो मेरे पास नहीं है, सुन ही रहा हूँ मैं इधर उधर से कि विकास जो उनका जयप्रकाश का बेटा वो कहीं खतरे में बताया जा रहा है। और कैथल वाले, वो कैथल आदित्य सुरजेवाला, हाँ, वो जीत रहे हैं। उनकी संभावनाएं अच्छी खासी ठीक ठाक मार्जिन से उनका चुनाव की रिपोर्ट ये में मिली है। और एक पिछला जो चुनाव था ना सर जी, ये सारे मंत्री हार गए थे मैक्सिमम। इस बार किन मंत्रियों को ठीक पोजीशन में देख रहे हैं आप नायब सैनी सरकार के? बाकी अब हार जाएंगे। सबसे चर्चित है जेपी दलाल का। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ ना कि वो कहते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर रिपीट नहीं करता जी हरियाणा में। एक तो वो उस परंपरा को उन्हें तोड़ना होगा जो मुश्किल लग रही। दूसरे वो जो बड़बोलापन है उनका, वो भी आड़े आ रहा है रास्ते में। और वो जो बहुत चर्चित हमारी हरियाणा की राजनीति वाली बात है, मरोड़ निकालना, सरिया निकालना, तो वो जिम्मेवारी लोहारू की जनता पे भी है थोड़ी सी जी। तो खतरा ही है। महिपाल ढांडा, वो भी इनकी तरह बड़बोलापन है। कैसे ऐसा नहीं लगता वो जाट हैं और हरियाणा के रहने वाले, वो बिल्कुल इस तरह की भाषा बोलते हैं। अगर जाट सा नहीं लगता तो और ज़्यादा समस्या खड़ी हो जाती है, जैसे धनखड़ के साथ है ना। हमारे जाट भाई जो है ना, इसको फिर वो नकली करार देते हैं। जी। वो जाट से एक अपेक्षा करते हैं कि उसमें एक साफ कोई है, स्पष्ट बातचीत है, फिल्टर नहीं है गले में, और बहुत शातिरपूर्ण व्यवहार नहीं करता, जो है सो है। और जब इससे अलग हटके बात करते हैं ना, मैं तो बहुत पूरी लंबी चौड़ी फहरिस्त मेरे पास है, मैंने देखा है कि ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं किया गया। एक आध बार गलती से कर लिया तो लोग पछताए। तो वो ये जाट कैंडिडेट से ये आशा की जाती कि वो जो ओरिजिनलिटी है उसकी वो बनी रहनी चाहिए जी। और जैसे ये ओरिजिनलिटी ना कैप्टन अभिमन्यु में है, ना ये रणदीप सुरजेवाला में है, ना इसमें महिपाल ढांडा में है, इनमें नहीं है, ओरिजिनलिटी नहीं है। वही मैं बता रहा हूँ, जाट कम्युनिटी अपने आदर्श में किसको देखती? चौधरी छोटू राम, वीरेंद्र सिंह में है, चौधरी देवीलाल जी, है ना। वो कैसे लोग थे जी, बिल्कुल। और उनसे कहीं तो मिलता हो ना आदमी। और जो सिर्फ नकली बात कर रहे हैं, ड्रामाबाजी कर रहे हैं, इस तरह की, उनको लोग पहचान भी जल्दी जाते हैं जी। तो ऐसे लोगों को मैंने बताया एक आध चुनाव तो वो निकाल लेते हैं, लेकिन लंबा चौड़ा उनका राजनीतिक भविष्य रहता नहीं। जैसे अब देखिए आप, कोई जाट नेता है, धूम्रपान बड़ी बुरी बात है, नहीं होना चाहिए, लेकिन जाट राजनीति आपने करनी है तो आपके पास एक ऐसी बैठक जरूर हो जहाँ हुक्का रखा हो और वहाँ देसी बातें हो रही हों, है ना। तो वो एक उससे माहौल क्रिएट बनना। कैप्टन साहब का नाम लिया आपने, अभिमन्यु जी का, उनके यहाँ तो शायद ये व्यवस्था नहीं होगी, और होगी भी तो मान ले वो करें भी तो लोग कहेंगे कि भाई ये अब राजनीतिक तकाजों के तहत कर रहा है।
हाँ। उस चीज़ को भी लोग पसंद नहीं पसंद करते। नहीं करेंगे। तो बिल्कुल। वो जो मैंने कहा जो मौलिकता है चरित्र की, उसका अभाव जब मिलता है कैंडिडेट्स में या किसी भी उसमें, तो वो बहुत जल्दी खारिज कर देते हैं, वो कि नहीं यार ये ना कोई ना। 8 तारीख को रोहतक के डी पार्क पे कैसा माहौल देखने की अपेक्षा करें? हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री कौन देखिए वो होगा? तो डी पार्क पे तो माहौल आज भी बना रहा है पूरे दिन। हाँ जी। लोग सिर्फ बधाई देने जा रहे हैं और नंबर बड़ी देर से आ रहा है ना? बिल्कुल। तो वो माहौल तो बना हुआ है, तो मुझे लगता है शायद कंटिन्यू करेगा। कंटिन्यू करेंगे। और दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, क्या संभावना है आपकी? बड़ा मुश्किल सवाल है। मेरी अंदर से गट फीलिंग ये है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगले बन मुख्यमंत्री जाएंगे, चूँकि शैलजा हों या रणदीप हों या अब अशोक तंवर आ गए या और भी लीडर्स हैं, वो शायद अभी बहुत जल्दी दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व को एकदम से शायद स्वीकार ना करें और हुड्डा साहब के नाम पे वो सहमत हो जाएंगे और हाईकमान भी शायद उनको ही प्रमोट करेगा। जी। हो सकता है बीच सफर में कभी ऐसी स्थिति आ जाए। लेकिन दीपेंद्र को प्रमोट बहुत किया गया, हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा और बहुत सारे जरिए। असल में तो लड़ाई हुड्डा परिवार नहीं लड़ी है, यस। तो पूरे हरियाणा में घूमे, अपना सबसे ज़्यादा टाइम दिया है, एनर्जी दी है, रिसोर्सेज दिए हैं और रात दिन मेहनत उन्होंने की है। जी। तो अब इसमें तो कोई शक है नहीं कि वहीं जाना चाहिए। और अगर कोई हाईकमान इस तरह की दुस्साहस करता है कुछ तो वो उल्टा पड़ जाएगा। उल्टा पड़ जाएगा। बिल्कुल। चलो बहुत बढ़िया सर, काफ़ी बातें हुई और दर्शकों से उम्मीद है कि आप कमेंट्स करेंगे और जो त्यागी साहब ने बताया है एक हरियाणा किस तरह का नया होना चाहिए, नई सरकार के सामने क्या चैलेंजेस रहेंगे और किन सीटों पर आपको लगता है कहाँ बड़े नेताओं को खतरा है, आप भी कमेंट्स करके बताएं। मैं आपका दोस्त क्रमपाल, धन्यवाद। धन्यवाद सर जी, थैंक यू, नमस्कार। बहुत बढ़िया।